ऑस्मोसिस हमने कल पढ़ लिया था ना, जो गॉड सेल्स का मैंने बताया था आप लोगों को। अब इसमें ये है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें आपको रीडिंग के थ्रू मैं बता देता हूँ। द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पसेस। We know that semi-permeable membrane is capable of separating substances. Artificially synthesized semi-permeable membranes are used for the separation of bacteria from viruses. Because bacteria cannot cross a semi-permeable membrane in advanced water treatment technologies, membrane-based filtration systems are used. In this process, semi-permeable membrane separates salts from the water. रिवर्स ऑस्मोसिस वाला सीन है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, आपको पता है ये कुछ सब्सटेंसेस को पास आउट करने देती है, पास ऑन करने देती है, इनके अंदर से गुजरने देती है, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये ब्लॉक कर देती है। तो इसी की स्ट्रक्चर पे, इसी की प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन किस लिए बनाई? लाइब्रेरीज के अंदर, सॉरी, लेबोरेटरीज के अंदर क्या होता है कि सब कुछ साइंटिस्ट जो है ना, वो वायरसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और अगर बैक्टीरिया वहां पे आके ग्रो कर जाए तो क्या कंटेमिनेशन हो जाती है उसकी। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं कि उस उन मेम्ब्रेन्स के अंदर बैक्टीरिया जो है वो मूव ऑन कर नहीं कर सकता, या हवा के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, आप छींकते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया जो है ना आगे बॉडी से निकलता है। तो ये है कि ऐसी जगह पे काम किया जाता है कि उसको, उस एक्सपेरिमेंट को इतना प्रूफ कर दिया जाता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर रखा जाता है कि बैक्टीरिया जो है वो बाहर से एंटर ना हो सके। और वायरसेस का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वायरसेस के ऊपर, तो वो प्योरिटी की फॉर्म के अंदर या वायरसेस प्योर फॉर्म के अंदर जो है ना, आप एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट्स आपको आए। अगर बैक्टीरिया वहां पे आ जाता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, और वायरसेस की वहां पे ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती, तो क्या होगा कि कंटेमिनेशन होगी और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के। इसी तरह से बहुत सारी जगह पे रिवर्स ऑस्मोसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने साल्ट्स और वाटर को सेपरेट रखना होता है। ठीक हो गया? तो ऐसी मेम्ब्रेन बनाई जाती है जिसके अंदर साल्ट मॉलिक्यूल जो है वो मूव ना कर सके वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक हो गया? तो इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये वाटर भी मूव नहीं कर सकेगा उस तरफ, और ना ही साल्ट मूव कर सकेंगे, तो इस तरह से ये ब्लॉकेज हो जाती है। इस तरह की मेम्ब्रेन्स वगैरह बनाई जाती हैं। कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ साल्ट मूव करे, वाटर ना मूव करे। कुछ ऐसी बनाई जाती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव कर सकता है, साल्ट मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह की मेम्ब्रेन्स वगैरह बनाई जाती हैं सारी। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब फिल्ट्रेशन के अंदर क्या है कि इसको फोर्सफुली, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको फोर्सफुली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ना मूव करवाया जाता है। ठीक हो गया? विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया? आप ये देखें, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक हो गया? अब ये येलो कलर में आपको लार्ज मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके लिए ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है। ठीक हो गया? अभी क्या होगा कि ये जब ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड पंप करता है, तो इस जगह पे देखें, यहाँ पे ब्लड ज्यादा है, या इसकी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हुआ हुआ है, और यहाँ पे देखें कम है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ से ये मूव कर जाएंगे, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन वॉल्स के अगेंस्ट, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर मूव कर जाते हैं। इसी फिनोमिना पे आपकी यूरिनरी सिस्टम का फिल्ट्रेशन हो रही है, यूरिन की फिल्ट्रेशन हो रही है, और इसी सिस्टम के ऊपर आपकी जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है आपके लंग्स के अंदर, तो उस वो भी इसी सिस्टम की बेस के ऊपर हो रहा है। क्या हो गया कि इसके अंदर आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। तो क्या होगा, यहाँ से जो है, यहाँ एक लेयर कह लें कि आपके पास लंग्स की लेयर है। ठीक हो गया? और उसमें गैस इस तरफ से पास कर रही है, और इसमें जो है ना ब्लड जो है वो इस तरह से पास कर रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, और उधर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड मूव करेगी, जबकि
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है और इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है ना, क्या कहते हैं, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है। तो क्या होगा कि ये जो है ना इधर मूव करेंगे, और फिर जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एक्सीड कर दी जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक हमने जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, नॉर्मल डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है, वो सब के सब यही होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना इनका उल्ट है। इसके अंदर क्या होगा कि आप जो है एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मूव कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल, आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल ये है कि आपने पानी को अपनी टैंकी तक पहुंचाना है, ठीक हो गया? तो उसके लिए आप जो है ना, मतलब नॉर्मली ऐसे आप पाइप लगा देंगे वो इस तरह से नहीं जाएगा ऊपर। उसके लिए आपको क्या है, एक स्पेसिफिक पंप रखना होगा। जो पंप क्या करता है, पंप पुश करता है पानी को टैंकी तक जो है ना लेके जाने में, जो है ना मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो वो सारी वो पंप प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या है, द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि जिस तरह से आप एक पंप लगाते हैं पानी को ऊपर मूव करने के लिए, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे लेके जाने के लिए, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक हो गया? पंप के साथ आप एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर लगाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी है, ठीक हो गया? एटीपी हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चीजों को मूव करवाने में। ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है हमारे अंदर, उसके अंदर पंप कौन सा है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से पंप है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, सोडियम पोटाशियम पंप होता है, ठीक हो गया? सोडियम पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं इसको, या सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। In this process, carrier proteins of the cell membrane use energy to move the molecule against the concentration gradient. For example, the membrane of nerve cells have carrier proteins in the form of sodium potassium pump. इनके जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो सोडियम पोटाशियम पंप की फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक हो गया? कि ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एटीपी से एनर्जी आती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी ब्रेकडाउन होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। मैं आपको आगे पिक्चर से भी समझाता हूँ, इसको एक दफा पढ़ लें। इन अ रेस्टिंग nerve cell, this pump spends energy to maintain higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell. अब सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी है और सोडियम की कंसंट्रेशन कम रखनी है। For this purpose, the pump actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. ठीक हो गया? अब क्या होगा कि सोडियम की कंसंट्रेशन जब इनसाइड कम रखनी है, तो सोडियम को इन्होंने पंप करना है बाहर वाली साइड पे। और जब सोडियम पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड हाई रखनी है, तो इन्होंने क्या करना है कि पोटाशियम को बाहर से इनवर्ट मूव करवाना है। तो वो किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब ये देखें, यहाँ पे सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रखनी है इन्होंने, और यहाँ पे पोटाशियम कॉन्सेंट्रेशन कम रखनी है, जबकि सोडियम कॉन्सेंट्रेशन हाई रखनी है। तो क्या हो गया रेस्टिंग स्टेज के अंदर? अब ये देखिए एटीपी पंप है, यहाँ पे एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि तीन जो है सोडियम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके अटैच होंगे, और ये यहाँ से मूव कर जाएंगे इस तरफ। ये चैनल ओपन होता चला जाएगा और इस तरफ मूव करके इसको बाहर एक्सीट कर दिया जाता है। जबकि इसके अगेंस्ट क्या होगा कि दो पोटाशियम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच होंगे, और पोटाशियम मॉलिक्यूल्स स्लोली यहाँ पे इनसाइड मूव कर जाएंगे। अब जब एटीपी से एडीपी में ये जब पोटाशियम इनसाइड मूव कर जाता है, तो ये चैनल फिर से बंद हो जाता है, ठीक हो गया? अब फिर क्या है, फिर एक एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होगा, तो ये चैनल दोबारा से ओपन होगा, और तीन सोडियम मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे और दो पोटाशियम मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को इस चीज की? नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरह से होती है कि ये एटीपी अगर एडीपी में कन्वर्ट होगा, तो तब ये मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, सॉरी, ये कैरियर प्रोटीन जो है ये चैनल ओपन होगा, अदरवाइज ये चैनल क्लोज रहता है।
अब ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल इंजेशन। ठीक हो गया। अब ये है कि सेल ईटिंग भी कहते हैं इसको, टेकिंग इन मटेरियल सेल का जो है ना उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये देखें, कोई बल्की मटेरियल आया है, सेल ने उसको इनटेक करना है या इंजेक्शन करनी है, तो उसमें अंदर क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन उसके गिर्द रैप हो जाएगा, ये वैक्यूल बन जाएगा या वेसिकल बन जाएगा। ठीक हो गया, इन्वेजिनेशन होगी और उसके गिर्द ये वैक्यूल बन जाएगा या वेसिकल बन जाएगा, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। अब इसकी आगे दो टाइप्स है एंडोसाइटोसिस की, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक हो गया। फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या है कि सेलुलर ईटिंग है, कि सेल की ईटिंग है, जबकि पिनोसाइटोसिस के अंदर है सेल ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग से आपको पता लग रहा है कि जो पिनोसाइटोसिस है कि जब वो सब्सटेंस या बल्कि मटेरियल को लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड सब्सटेंस होगा, ठीक हो गया, लिक्विड की फॉर्म के अंदर होगा, जब सेल को लिक्विड, किसी लिक्विड को इनटेक करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। और जब हम, या हमारा सेल जो है या कोई भी सेल जो है वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया, जैसे फूड पार्टिकल्स होते हैं और फूड पार्टिकल्स को इनटेक करेगा, तो क्या हो गया, उसमें हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। आप देखें, जब हम इनटेक करते हैं ये फूड खाते हैं, तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि जो है ना कि हमने जो है ना आम पिया। ठीक हो गया, पानी के लिए या लिक्विड के लिए हम लोग जो है वो ड्रिंकिंग का वर्ड यूज करते हैं, इसी वजह से इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं पिनोसाइटोसिस को। और फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं, क्योंकि हम सॉलिड पार्टिकल्स को ईटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। अब जिस तरह से सेल जो है बल्कि मटेरियल इनसाइड मूव कर रहा है, इसी तरह से बल्कि मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, सॉरी हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, ठीक हो गया, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। उनको क्या होता है कि बाहर एक्सीड करना होता है सेल से, सेल के बाहर किसी और जगह पे ट्रांसपोर्ट करना हो, जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं या बाई प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी, हमारे सेल के अंदर बन रहे हैं, उसको या तो सेल के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है। तो क्या होगा, उसके गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन या वेसिकल बनता है, और ये वेसिकल आपको पता है कहाँ पे बनता है, ये एंड गोल्जी ऑपरेटस जो है ना इसको प्रोसेस करके उसके इर्द गिर्द बना देता है। तो क्या होगा, ये आके इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, और ये वाले जो मेम्ब्रेन का पार्ट है ये इसका पार्ट बन जाएगा। और ये देखें एक्सीड हो जाता है, यहाँ से जो मटेरियल है उसको बाहर एक्सीड कर दिया। अब जो इसमें देखें, जो नेट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप कोई भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो यहाँ से जो पोर्शन इसका कट आउट हो रहा था, अब वो क्या होगा कि यहाँ से वो दोबारा बनता चला जा रहा है, इस वजह से सेल का जो नेट साइज है वो सिमिलर रहता है। ठीक हो गया, मतलब जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से बर्ड ऑफ हो रही थी, उतनी ही यहाँ पे दोबारा से उसकी रिक्रिएशन हो रही है या रीजनरेशन हो रही है। ठीक हो गया, उतनी ही दोबारा से बनती चली जा रही है। बच्चे इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। अब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है ना एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। एनिमल्स के अंदर ना चार तरह के डिफरेंट टिश्यूज हैं। इसके अंदर आपके पास जो मेजर कैटेगरीज हैं वो है एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी या ऑर्गन्स की लाइनिंग को कहते हैं, या कैविटीज की, आपकी बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं उनकी लाइनिंग के अंदर, जैसे कैविटी आपकी स्टमक है, आपकी कैविटी आ जाती है, ठीक हो गया, थोरेसिक कैविटी है, आपके ऑर्गन्स हैं, स्टमक की लाइनिंग के अंदर भी ये चीज प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट, लीवर के अंदर लीवर की लाइनिंग है, और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ये वाले एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, या आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आउटसाइड का मतलब है आपकी स्किन जो है, वो स्किन जो है आपकी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है।
आप देखिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर 5 तरह के डिफरेंट है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये क्यूबॉइडल को छोड़ के आप ऐसे देखें, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस का मतलब पता क्या होता है, सिंगल लेयर, ठीक हो गया, सिंगल लेयर एपिथेलियम, मतलब सेल जो है वो सिंगल लेयर के अंदर होंगे, फ्लैट सेल्स होंगे। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्स, ठीक हो गया, मल्टी लेयर फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं ये इसके अंदर। और क्यूबॉइडल के अंदर आपको पता है, नेम से जाहिर हो रहा है, क्यूबॉइड क्यूबल की फॉर्म के अंदर है, और कॉलमिनर जो है वो कॉलम्स की फॉर्म के अंदर है सेल्स। और सिलिएटेड कॉलमिनर मतलब कॉलमिनर सेल्स हैं, उनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है। अब इसके वन बाय वन इनको देख लेते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम जो ये वाली सिंगल लेयर है, consists of a single layer of flat cells. It is found in lungs, heart and blood vessels. अब देखिए ना, सिंगल लेयर कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जहां पे हमने क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू या प्रेशर के थ्रू चीजों को मूव करना है, ठीक हो गया। अब लंग्स के अंदर आपने गैसेस एक्सचेंज करना है, इस वजह से वहां पे हमारे पास सिंगल लेयर होनी चाहिए। इसी तरह हार्ट है, हार्ट के अंदर भी हमने क्या करना है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना है और ब्लड को पंप करना है। उस तरह से वहां हार्ट के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड है हमें। जैसे वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल है उनको अलग अलग रखना है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग अलग रखना है, और इस तरह से एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग अलग रखना है। देन है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्वियसली जब आप लंग्स के पास लेके जा रहे हैं, जो अगर लंग्स की लेयर जो है, लंग्स का आउटर लेयर जो है वो सिंगल लेयर होगी, और अगर ब्लड वेसल्स की सिंगल लेयर नहीं है तो फायदा ही नहीं होगा। तो दोनों की जो है ना लेयर सिंगल होनी चाहिए, ताकि इजीली गैसेस एक्सचेंज हो सके। देन है हमारे पास, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन लेके जाता है, तो गैसेस एक्सचेंज तो ऑब्वियसली हो सके, और दूसरा साथ के साथ न्यूट्रिएंट्स भी जो है ना मूव कर सके, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर मूव कर सके, ताकि इजीली जो है ना वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके जो सब्सटेंसेस है। देन हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, consists of a single layer of cube shaped cells. क्यूबॉइडल जो है वो सिंगल लेयर है क्यूब शेप्ड सेल्स की। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स एक्सेट्रा वेयर इट मेक्स सिक्रीशन, ठीक होगा। अब किडनीज के अंदर भी इसने सिक्रीशन करनी होती है, और दूसरे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहां पे इन्होंने सिक्रीशंस करनी है, जो सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। देन है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम, हैज elongated cells. It is found in alimentary canal, gallbladder, where it makes secretions. एलिमेंट्री कनाल और गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर का आपको पता ही है, वहां से क्या होगा कि हेपेटिक जूस जो है वो हमारे पास गाल ब्लैडर से आता होता है, ठीक हो गया, लिवर के गाल ब्लैडर से वहां से आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाता है ये चीजें जो है ना। यहाँ पे ये कॉलमनर एपिथेलियम होगी, यहाँ पे इन्होंने सिक्रीशंस करनी होती हैं। देन है हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनर। अब सिलिएटेड कॉलमनर क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपकी सांस की नाली के अंदर और आपकी खुराक की नाली के अंदर ठीक हो गया, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। यहाँ पे इनका क्या फंक्शन है, ये प्रोपेल करते हैं म्यूकस को। देन है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल लेयर्स है फ्लैट सेल्स की। अब मल्टीपल लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आपकी बॉडी की जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं, ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक हो गया। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन। अब आपके जो माउथ के इनर जो है ना कवरिंग होती है या लेयर्स होती हैं, वो भी मल्टी लेयर्स हैं, और आपके बॉडी के ऊपर जितना भी स्किन आपको नजर आ रही है, स्किन आपकी मल्टी लेयर्ड है, ठीक होगा। आप देखते हैं कि शेडिंग होती है, लेयर्स की शेडिंग होती है। एक स्पेसिफिक मौसम आता है जिसके अंदर क्या होगा कि आपके हाथों पे देखेंगे कि मांस जो है ना उतरना शुरू हो जाता है, तो वो जो है पुरानी जो लेयर होती है, वो डेड डेड लेयर जो है वो खत्म होती है, और नई उसकी जगह पे आके क्या कहते हैं उसकी जगह नई लेयर बन रही होती है। तो इस तरह से ये मल्टीपल लेयर्स हैं आपकी स्किन के ऊपर। देन हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास आ जाता है कनेक्शन। इसका नेम से आपको जाहिर है कि ये कनेक्शन का फंक्शन कर रहा है। अब कनेक्शन का फंक्शन, अब इसके अंदर और बहुत से फंक्शन है, स्पोर्ट्स एंड बाइंड अदर टिश्यूज, मतलब दो मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, उनको सपोर्ट भी करता है, उनकी बाइंडिंग में भी हेल्प करता है,
अब एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर के जो है ना की तरह नहीं होता ये। कनेक्टिव टिश्यूज है सेल्स secreted throughout an extracellular matrix. Common example of this tissue are cartilage found around the end of the bones in the external ears, nose, trachea, etc. अब देखें ये कहाँ कहाँ पे पता है क्या है? इनकी जो आपकी नरम हड्डी है, ठीक हो गया। आप लोग गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर देखें लेग पीस के ऊपर आप जब आप गोश्त वगैरह खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर आपको जो एक ऐसी बारीक सी जो है ना मतलब सॉफ्ट सी हड्डी आपको नजर आती है, लेयर होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, वो बोन के साथ मसल के कनेक्शन का जो है ना, मसल्स को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ। वो एक तो ये काम है इसका, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आपकी जो एक्सटर्नल ईयर है, आपका ईयर का जो है ना मतलब बाहर का हिस्सा, ये देखिए आप उसको मूव कर सकते हैं। आपकी एक स्पेसिफिक शेप के अंदर तो है लेकिन उस हड्डी को आप मूव कर सकते हैं। आपके नोज की जो टिप है उसको भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे, और ट्रैकिया आपकी जो सांस की नाली है, ठीक हो गया। आपकी सांस की नाली जो है ना उसके अंदर सी रिंग की फॉर्म के अंदर जो है ना मतलब ट्रैकिया होते हैं। आप लोग जब जानवर को ज़िबा करते हैं कुर्बानी के ऊपर, तो आप जब वो सांस की नाली को बाहर निकालते हैं, ठीक हो गया, उसके अंदर आपने देखा होगा कि रिंग से बने होते हैं, सीसी की गोल गोल से रिंग बने होते हैं, वो जो है ना वो कार्टिलेज होती है। और दूसरा इसकी फॉर्म है, एक तो ये है कि कार्टिलेज इसकी एग्जांपल है, और दूसरी इसकी एग्जांपल है एडिपोज टिश्यूज। अब एडिपोज टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर हमारी स्किन के अंदर जो हमारी फैट्स होती है, ठीक हो गया, जो चर्बी हमारे अंदर है, ये चर्बी जितनी भी है वो सारी की सारी एडिपोज टिश्यूज है। इसका क्या काम करना, इसका क्या काम होता है एडिपोज टिश्यू का, ये सपोर्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही हो या हमारी बॉडी स्टार्व कर रही होती है, तो ये एडिपोज टिश्यू जो है, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, हम वो यूटिलाइज करते हैं। कि हमें काफी दिन तक खुराक नहीं मिली तो हम लोग जो है ना एडिपोज टिश्यूज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये है कि ये एनर्जी की स्टोरेज के अंदर हेल्प करता है। और दूसरा ये है कि ये सपोर्ट ऑर्गन है। बहुत से ऑर्गन्स के इर्द गिर्द चर्बी आप देखे होगी मतलब लगी हुई होती है। वो क्या करती है, वो शॉक से सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आपको जो है ना ऑर्गन को डैमेज ना हो जाए, तो उस वजह से आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द चर्बी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक हो गया। आज के लिए बचे इतना ही। अभी आप बताएं कि